कुमर चीमा साहब से पहला सवाल करते हैं। चीमा साहब, पूछा जा रहा है कि FIA की जानिब से नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के बहुत से अफसरान को गिरफ्तार किया जा रहा है। सर, आपके पास इससे मुतालिक क्या इतलात हैं? देखें, जो अभी तक इतलात आ रही हैं वो तो बहुत ही खतरनाक किस्म की हैं। उन पर जो इल्ज़ामात लगे हैं वो ज़्यादा बदउनवानी के हैं कि करप्शन में मुलव्वस होने के। और जो इससे भी संगीन इल्ज़ाम है वो ये है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनका कहना है कि हमारा नाम इस्तेमाल किया गया है लोगों से पैसे बटोरने में। और अब ये है कि जहाँ तक बदउनवानी के इल्ज़ाम है वो तो फर्दर उनकी तस्दीक इस तरह से भी होती है कि उनमें से एक वो था, वो डकी भाई था कि उससे भी पैसे लिए गए हैं। तो ये इल्ज़ाम जो है इसको एक मजीद तकरीर उस टाइम मिली है कि जब उन्होंने इस बारे में शिकायत भी दर्ज करा दी है कि तकरीबन कोई 1 करोड़ के करीब उनसे भी पैसे लिए गए हैं। तो ये बड़ा डेंजरस है, यानी कि ओवरऑल आप देखें जो एक साइबर क्राइम का के जो ऑफिशियल हैं वो बड़ा उनका एक पिविटल रोल है कि ऐसे टाइम पे कि जब हम एक डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं तो अगर वो भी इस एजेंसी को एक धंधे में एक तब्दील कर दें तो ये इंतहाई खतरनाक पॉइंट है। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली जो अभी तक बातें आ रही हैं वो वही है कि जो बाकी दूसरी साइड से आ रही हैं वो तो भी अंदर ही लोग उनके कैद हैं। पता चलेगा कि आगे उन्हीं का महकमा उसने उनको गिरफ्तार भी कर लिया है, FIA की वो कस्टडी में। तो जो इतलात हैं वो तो यही है कि ओवरऑल पूरा जो इसकी रिवैम्पिंग होगी, पूरी टीम जो है वो चेंज होगी। अच्छा। वो बाद में आने वाले कितने अच्छे होंगे ये भी वक्त ही बताएगा। सर, लेकिन ये सवाल ये भी तो है ना कि एक केस में तो हाईलाइट हो गया, क्या बाकी चीज़ों में भी अब फैसला किया जाएगा कि ओवरऑल देखा जाएगा कहीं मज़ीद बदउनवानी तो नहीं हो रही, या फिर बस इसको केस टू केस बेसिस पे ही देखा जाएगा अगर शिकायत आई तो? अलीना, यहाँ ओवरऑल ज्यादा एक नीजर रिएक्शन ही होता है कि कोई एक केस आया उस पे हो गया। नहीं तो इनके मुतासिरीन की भी एक लंबी फहरिस्त है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इनके हाथों एक्सप्लॉइट भी हुए हैं। बहुत सारे लोगों की कहानियां, किसी से कोई बिटकॉइन ले ली हैं, किसी से कोई स्टेबल कॉइन थे उस बुनियाद पे उनको पकड़ लिया और उनसे पैसे बटोरते रहे। तो इसमें तो कई केसेस ऐसे भी हैं कि जो अदालतों में चल रहे हैं। एक केस मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि जिसमें एक बंदा कुछ 2018 से अदालत में गया हुआ है और उससे इन्होंने बिटकॉइन चुरा लिए थे और वो मामला अभी तक हल नहीं हुआ। तो ये बड़ी ओवरऑल एक लॉलेसनेस वाली सिचुएशन। बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब। रीमा, आपसे सवाल करते हैं। अगला पूछा जा रहा है कि पेशावर में तलबा के कम दाखिलों के बायस 9 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को बंद कर दिया गया है। सूबे की सबसे बड़ी ये यूनिवर्सिटी है जिसमें ऐसे फैसले ने तशवीश पैदा कर दी है। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? अलीना, बिल्कुल दुरुस्त तशवीश पैदा की है। यूनिवर्सिटी पेशावर, उसकी एक बहुत ग्लोरियस पास्ट है, उसकी एक हिस्ट्री है। बहुत ही एक सेंटर ऑफ एजुकेशन समझा जाता था एक वक्त तक। तो सवाल है कि वो क्यों इस सिचुएशन में है कि आपको 9 डिपार्टमेंट्स बंद करने पड़े, और इसमें इतने अहम डिपार्टमेंट्स हैं, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, डेवलपमेंट स्टडीज़ है। तो लो एनरोलमेंट क्यों है, इसके पीछे सबब क्या है? ये मैंने पढ़ा है एक रिपोर्ट में कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में, और बहुत सस्ते कॉलेजेस खोल दिए गए हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं एडमिशन लेना। सो ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या ये मामला है। लेकिन दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है मेरे लिए, और वो और आप प्रोविंसेस के बारे में भी कह सकते हैं, ओवरऑल हमारी हायर एजुकेशन को अफेक्ट करती है, वो है जो एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल है, हुकूमत का कंट्रोल है, जिस तरह की उनकी इंटरफेरेंस है हमारी हायर एजुकेशन में। यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में भी यही है। हम लोग KP में अक्सर जो है PTI की ओवरऑल पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, बट जो एजुकेशन में हाल किया गया है KP में, उसके बारे में भी सवाल पूछने चाहिए KP की हुकूमत से कि क्यों इस तरह की दखल अंदाजी होती है वहाँ पे हायर एजुकेशन में। क्यों फंड्स जो हैं जो मिलने चाहिए इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को नहीं मिलते, क्यों उस तरह से उनको प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता कि इस तरह की सिचुएशन ना बने कि इतने डिपार्टमेंट्स बंद किए जाएँ। सो मेरा ख्याल है ये सब सवालात हैं जब हम KP की बात करते हैं। अभी तो गवर्नमेंट भी नहीं बनी वहाँ पे। अब आप देखिए हमारा अलमिया कि पॉलिटिकल मनूवरिंग्स ऐसी हैं, आप जो CM हैं उन्हें इमरान खान साहब से मिलने नहीं दे रहे, हुकूमत नहीं बन रही, और एक्चुअली डे टू डे लाइफ KP में जो लोग रह रहे हैं वो इस तरह अफेक्ट हो रही है कि आपकी जो मेन एजुकेशनल एक हब है
اس کا یہ حال ہے. تو ہے. کے پی کی جو گورننس ہے اس پہ بہت زیادہ اسکروٹنی اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے, کیونکہ اس جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کا ایک پہلو اس سے بھی ملتا ہے. ایبسلیوٹلی. اچھا, جہاں آپ کی ساری باتیں بالکل درست ہیں, وہاں سبجیکٹس کو دیکھا جائے, جیوگرافی, ہسٹری, ہوم اکنامکس, باٹنی, زولوجی, یہ میرا خیال ہے اس کے اوپر یہ پہلو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, کہیں یہ چلتی بدلتی دنیا کے ساتھ آؤٹ ڈیٹڈ تو نہیں ہو گئے ہوم اکنامکس جیسے سبجیکٹس, اس کی وجہ سے شاید طلبہ اس میں انٹرسٹ نہیں لے رہے. اب بدلتی دنیا کے ساتھ مختلف سبجیکٹس ہیں جیسے کمپیوٹرز اور پھر اس کی کئی برانچز جس میں شاید زیادہ انٹرسٹ ہو. بالکل, لیکن وہ بھی آفر ہوتے ہیں نا. دیکھیے جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں نا وہ صرف ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو پریکٹیکل فیلڈ میں اپلیکیبل سبجیکٹس ہیں صرف وہ پڑھائیں. ہر سبجیکٹ کی کچھ نہ کچھ اہمیت ہے, اور یہ چلیں آپ اس پہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ ہوم اکنامکس پڑھنا چاہیے اب یا نہیں, لیکن جیوگرافی, ہسٹری, ڈیولپمنٹ اسٹڈیز, یہ تو دنیا میں ایسے سبجیکٹس ہیں جس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیا جاتا ہے, تو یہ کیوں بند ہوئے؟ تو میرا خیال ہے ہر سبجیکٹ کو آپ مختلف طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں, پر یونیورسٹیز سینٹرز لرننگ کا ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ پریکٹیکلی صرف آپ دیکھیں کہ ان کا کیا رول ہے, کیا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ریما عمر صاحبہ. صافی صاحب سے سوال کرتے ہیں اگلا. صافی صاحب, کے پی اسمبلی کی جانب سے گوجری زبان کو پارلیمانی زبان کا درجہ دینے کا فیصلہ ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے یہ اچھا اقدام ہے, ہم آہنگی کو فروغ دے گا؟ اچھا اقدام ہے میرے خیال میں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. سوات اور کوہستان کے ایک بڑے علاقے میں گوجری زبان بولی جاتی ہے, تو اگر ان کی زبان کو بھی پارلیمانی زبانوں میں شامل کر دیا گیا ہے تو میرے خیال میں اس سے ہم آہنگی کو فروغ ملے گا اور اچھا قدم ہے. بہت شکریہ. بھٹی صاحب, آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ رانا تنویر صاحب نے 18ویں ترمیم پر نظر ثانی کی بات کی ہے, انہوں نے کہا بڑی ضرورت ہے اس وقت. یہ واقعی ترمیم گورننس میں بہتری کرے گی؟ اور یہ بھی بتا دیجیے گا سر اس وقت کیا ریلیونس ہے رانا صاحب کی یہ بات کرنے کا؟ جی بالکل ہونی چاہیے, میں تو اس کے حق میں ہوں, کیونکہ جب 18ویں ترمیم آئی تھی تو اس وقت انہوں نے اپنے لیے سیف ہیون بنا لیے تھے, اختیارات بہت زیادہ صوبوں کو دے دیے تھے, مرکز بالکل فارغ ہو گیا, اور خاص طور پر پیسوں کے حوالے سے تو مالی سال کے پہلے دن ہی مرکز جو ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے. تو اب بہت ساری باتیں سنی جا رہی ہیں, دیکھتے ہیں اس میں کیا رانا صاحب نے بات کیوں کی ہے اس وقت پر؟ اس لیے کی ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے, تو اس میں ہو سکتا ہے بہت ساری تبدیلیاں, این ایف سی ایوارڈ میں تبدیلی ہو, ججز کے تبادلوں میں تبدیلی ہو, ایک آئینی عدالت بنے, بہت ساری باتیں سنی جا رہی ہیں, اور صوبے نئے بنے. تو اس لیے اس میں بڑے وسیع پیمانے پر چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس لیے رانا صاحب سے پوچھا گیا ہوگا اور انہوں نے جواب دیا ہوگا.